देवभूमि में पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। मामले में एसएसपी ने युवाओं से की अपील, कहा कानून व्यवस्था भंग करने पर होगी कार्रवाई। युवाओं के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने बोला हमला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से कांग्रेस ने बोला हमला, कहा कांग्रेस युवाओं को बना रही है मोहरा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक कर सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा बजट से देश के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। देवभूमि में अवैध खनन पर पाबंदी लगाने के लिए प्रशासन प्रयासरत। हरिद्वार में अवैध खनन का है मामला। प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई और 36 लाख का लगाया जुर्माना। और मसूरी में एसडीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड डिनोटिफाइड के सर्वे को लेकर की गई चर्चा। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड के देहरादून में बेरोजगार संघ की प्रस्तावित उत्तराखंड बंद के दृष्टिगत पुलिस उप महानिदेशक और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने आमजन से अपील की है। आपको बताएं कि हरिद्वार में पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर अब पुलिस महानिर्देशक और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जनपद पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से अब निपटा जाएगा। कल का जो एक प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें हमने सुरक्षा की सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। जो भी कल शांति व्यवस्था भंग करेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, पुलिस के कार्रवाई पर विश्वास रखें। अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसको भी हम निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करेंगे। और हम एक ही चीज़ को देख रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट कोई प्रेजुडिस होकर काम नहीं करेंगे, लेकिन किसी को शांति भंग करने का, किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं सभी लोगों से मेरा अपील है कि कृपया कल की जो इस प्रस्तावित बंद है इसमें इसको पहले समझ लें और किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और शांति व्यवस्था बनाने। तो वहीं बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने अब पलटवार कर दिया। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का यह कहना है कि जिस तरह की कल की घटनाएं हुई हैं, हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता। बीजेपी में कल की घटना को विपक्ष का षड्यंत्र बताया है और बीजेपी ने युवाओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखें। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए रखें।
तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। साथ ही रेखा आर्य ने आगे कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मडुआ दिया जाएगा। ये मडुआ सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। तो वहीं देहरादून में कल बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर भी उन्होंने बोला और ये कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल कराने वाले के खिलाफ सख्त से कानून लाने जा रही है और सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाता है। रेखा आर्य ने आगे कहा क्योंकि आपको पता है कि लगातार देवभूमि में पेपर लीक होने का जो मामला है वो अभी प्रबल तरीके से सामने आया है और युवा लोग जो है जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे और कल युवाओं पर लाठीचार्ज हो गया और इसे लेकर अब रेखा आर्य ने भी अपनी बात की है। अपने उत्तराखंड के परिदृश्य से हमारे यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है, उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है और हम लोग भी अब जो है इस मोटे अनाज के रूप में हम मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा अब प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। एनएफएसए के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में मिल रही लगातार अवैध खनन की शिकायतों पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन की जांच के लिए खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और तहसीलदार हरिद्वार रेखा आर्य के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने भोगपुर स्थित अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया है, जहां उन्हें दुर्गा स्टोन क्रशर के पीछे खुदाई किया गया गड्ढा भी मिला जिसमें अवैध खनन किया गया है। इसे लेकर स्टोन क्रशर मालिक पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो वहीं जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का यह कहना है कि अवैध खनन की सूचना पर भोगपुर क्षेत्र में हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसमें एक स्टोन क्रशर के पीछे गड्ढा खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। हमारे तरफ से क्रशर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्होंने ये कहा कि अब इस पूरे मामले में फिलहाल अभी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो प्रशासन ने निरीक्षण किया है और जब निरीक्षण करने के दौरान वो जगह खाली पाई गई, गड्ढा पाया गया, तो उस दौरान 36 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया, क्योंकि अवैध खनन एक तरीके से आप समझिए कि उत्तराखंड में करना पूरी तरह से बंद है। और इस तरीके से जब देवभूमि में अवैध खनन का मामला सामने आता है तो प्रशासन किस तरीके से सख्त है आप एक उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टोन क्रशर के पास से अवैध खनन के बारे में जब जानकारी मिली और निरीक्षण किया गया तब ये बात सही साबित हुई और इस पर अब 36 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया ताकि दोबारा इस तरीके से जो अवैध खनन है वो यहाँ पर नहीं किया जाए। इसे लेकर अब प्रशासन पूरी देखरेख कर रही है और पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। अवैध खनन की शिकायत के दौरान आज हमारी टीम और राजस्व विभाग द्वारा तहसील हरिद्वार के भोगपुर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक स्टोन क्रशर के पीछे बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया था, जिसमें लगभग 36 लाख की पेनल्टी लगा दी गई है और साथ में 3 स्थानों पर अलग अलग अवैध खनन पाया गया था। जिस भूमिधर की भूमि होगी उसकी पैमाइश कर दी गई और उन्हीं को पेनल्टी लगा दी जाएगी। अवैध खनन की कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में एसडीएम की तरफ से एसडीएम कार्यालय के सभागार में मसूरी में 218 प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डीनोटिफाइड के सर्वे को लेकर की जा रही कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। आपको बताएं कि मसूरी वन प्रभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, सर्वे ऑफ इंडिया, मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों की तरफ से 218 दूसरे चरण में 71 प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो वहीं 27 स्टेटस का नोटिफाइड और साथ ही डीनोटिफाइड का सर्वे अभी रुका हुआ है, जिससे
14 स्टेट का सर्वे अब करके बाउंड्री की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि कई जगह सर्वे किए जाने पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जिससे उनको सर्वे करने में दिक्कत सामने आ रही है, जिसे लेकर अब एसडीएम मसूरी ने टीम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मसूरी में सर्वे का कार्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को सर्वे को लेकर कोई आपत्ति है तो वो सक्षम अधिकारी या न्यायालय से ऑर्डर उपलब्ध करवा ले। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्वे के काम में बेवजह आपत्ति करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम उनका जो है नोटिफाइड डिनोटिफाइड का सर्वे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से करवाया जा रहा है उनकी देखरेख में, और आज हमने उसकी समीक्षा की। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एसडीओ साहब और रेंजर साहब और उनका स्टाफ आया था। सर्वे ऑफ इंडिया से जो सर्वेयर इसमें काम कर रहे फील्ड में वो लोग थे, और नगर पालिका से नगर पालिका ईओ जो मेन पार्टी थे, और एमडीडीए से भी इंजीनियर्स आए थे। वही एक कमेटी है यहाँ पर जो नीचे लेवल पर देख रही है काम को। और हमने ये अभी जो निकल के आया है उसमें यही हुआ है कि 218 स्टेट में से 171 का काम 171 प्लस 14 185 स्टेट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। उनमें कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें काम कंप्लीट होने के बाद पिलर बंदी होनी है, उसको करने के लिए जो है संबंधित विभाग को यहाँ पर निर्देशित किया गया है। उसमें कुछ बजट का इश्यू है, बजट एमडीडी के स्तर से आना है, तो वो डिमांड लेटर भेजेंगे और वो बजट उपलब्ध होते ही फिर जो है पिलर बंदी करवाई जानी है। दूसरा ये है कि अभी जो छूट गए हैं स्टेट, वो मात्र जो है इस समय हमारे 27 स्टेट छूट गए हैं। तो 27 में स्ट्रेटेजी बनाएगी कि कार्य योजना कैसी हो कि हम उनको जल्दी से जल्दी उनका सर्वे पूर्ण कर लिया जाए। तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम पहले स्ट्रेटेजी के रूप में जो छोटे स्टेट हैं उनको कर लेते हैं, और जो जिनमें विवाद नहीं है उनको कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत की सौगात दी, इसे लेकर वो क्या कुछ कह रहा है, आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। जो है उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपये तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा, हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। तो चलिए वापस उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने लोहियाढेह में 14,66,000 रुपए की लागत से निर्मित अस्थायी हेलीपैड का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे और इसी बीच सीएम धामी ने लोगों से बातचीत कर सभी का हालचाल भी जाना, और इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जब सीएम धामी खटीमा पहुंचे थे, और ये तस्वीर खटीमा की है जब लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, और उनका क्षेत्र भी है खटीमा, तो खासतौर पर एक उमंग वहां के लोगों में देखने मिलती है, और सीएम का खास लगाव भी खटीमा से है। तो वहीं वित्त और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल गुरुवार को उत्तरकाशी पहुंचे। जिला सभागार उत्तरकाशी में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023 और 24 को अमृतकाल का ये पहला बजट बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में आजादी के 100 साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है। इस समावेशी बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। किसान, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग के साथ साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी इसमें दिखाई देती है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे ये कहा कि बजट की अवधारणा समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता और साथ ही अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता विस्तारण प्राथमिकताओं पर आधारित है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि इस बजट से केंद्रीय
करों में राज्य का अंश बढ़ गया है। बीते वर्ष में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लगभग 25% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड को लगभग 11,420 करोड़ रुपए की प्राप्ति की संभावना है। इसी बजट में 50 वर्ष के लिए बजट मुक्त ऋण को 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है। योजना के अंतर्गत परिव्यय बढ़ा दिया गया, जिससे आगामी साल में पूंजीगत परिसंपत्तियों की सृजन में फायदा हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि जनता को समर्पित यह बजट प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को साकार करने में सफल होगा। बजट में कृषि के क्षेत्र में जहां एक और परंपरागत कृषि और मिलेट यानी कि मोटा अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वहीं खेती में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत भी यहाँ की जाने वाली है। तो आपको बताएं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक अहम बैठक में हिस्सा लिया है और अमृतकाल का ये पहला बजट उन्होंने साल 2023 और 24 के बजट को बताया है। बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा किसान से लेकर महिलाओं से लेकर हर वर्ग का ध्यान इस दौरान रखा गया है। तो जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक अहम बैठक की है। आगामी महाशिवरात्रि कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और इससे पहले कावड़िया गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कावड़ मेले को देखते हुए गंगा घाटों के पास नगर निगम की तरफ से बनाए गए वेल्डिंग जोन के बाहर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटा दिया है और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर अवैध अतिक्रमण यहां किया जाएगा तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश है कि 18 फरवरी महाशिवरात्रि के पूर्व बड़ी संख्या में कावड़ी यहां पर पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सिंचाई विभाग की तरफ से अतिक्रमण को चिन्हित भी किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि नगर निगम की तरफ से पिंक वेल्डिंग जोन जहां पर है बनाया गया है और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण यहां हटाया गया है। तो आपको बताएं कि 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, उससे पहले अवैध अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो उत्तराखंड में हो रहा है और क्योंकि बड़ी संख्या में जो कावड़िए हैं वो गंगा जल में पानी भरने के लिए आते हैं और इस कारण से प्रशासन सख्त है और अतिक्रमण हटाने का काम लगातार प्रशासन के द्वारा अब किया जा रहा है। क्योंकि कावड़ मेले को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड में प्रशासन की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है और 18 तारीख से पहले ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको जैसे कि पता है कि लगातार वहां पर भीड़ ज्यादा होती है और इस कारण से किसी भी तरीके की समस्या लोगों को ना आए, इस कारण से अतिक्रमण हटाने का काम अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कावड़ मेले की तैयारियां भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार मार्केट में जो सामान है वो आ चुके हैं और महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है उसके पूर्व कांवड़िया आते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सड़क के दोनों ओर अस्थायी प्रकार का जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। उसी क्रम में आज जो है सिंचाई विभाग ने अपना इनको चिन्हित किया हुआ है और उसमें मैं आया हूँ, नगर निगम की टीम है और सिंचाई विभाग की टीम है और पुलिस है मौके पर। तो हटाया जा रहा है कि ये नगर निगम के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है इसमें दुकानें हैं पिंक कलर की, तो उसके आगे भी ठेले, भट्टी, कुर्सी, मेज और सब काफ़ी आगे 10 फीट 12 फीट तक आगे लगा लिए है। तो उसे ही हटाया जा रहा है कि आप अपने वेंडिंग जोन में जो आपका वेंडिंग जोन है और जो दुकान अलाट हुई उसी दुकान में ही आप अपना कारोबार करिए, ना कि आप 10-15 फीट आगे तक जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी झील से पानी टैंकर्स के माध्यम से मसूरी के होटल को पानी सप्लाई किए जाने को लेकर अब एनजीटी की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद मसूरी के होटल और स्थानीय सामाजिक संस्थानों के साथ अन्य कारोबारी में चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखी जा रही है। मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मसूरी के समस्त स्टेक होल्डरों और साथ ही सामाजिक संस्थानों के लोगों के साथ साथ मसूरी नगर पालिका के सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एसडीएम ने बताया है कि एनजीटी के निर्देशों में
साफ निर्देश ये दिए गए हैं कि मसूरी झील में प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले पानी को अब टैंकर्स के माध्यम से मसूरी के होटल में सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो वहीं अगर कोई इससे सप्लाई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर उनके तरफ से मसूरी पुलिस को निर्देश दे दिया गया है। दरअसल मसूरी एक पर्यटन स्थल है और अगर यहाँ पर पेयजल की कमी होगी तो उसका सीधा असर जो है वो मसूरी और प्रदेश के पर्यटन पर देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि एनजीटी के निर्देश पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एनजीटी के निर्देश के खिलाफ अपील और रिवीजन दाखिल करनी चाहिए, जिससे कि मसूरी में पेयजल की आपूर्ति पूरी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि 144 करोड़ की मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन के काम में भी अब तेजी लाई जाए और जिससे कि मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले यमुना का पानी मसूरी में उपलब्ध हो सके। उन्होंने आगे ये कहा है कि सरकार और साथ ही प्रशासन को मसूरी में पेयजल की कमी को देखते हुए मसूरी में पेयजल की आपूर्ति को पूरा किए जाने को लेकर अब काम करना चाहिए। ये बेहद गंभीर विषय, आप देख सकते हैं किस तरीके से अब झील से होटलों में पेयजल आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि अगर ये पानी होटलों और अन्य जगह पर सप्लाई किया जाएगा तो जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। माननीय एनजीटी कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर कार्तिक शर्मा बनाम स्टेट एंड अदर्स में दिया गया है, उसमें हम लोग जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाया था कि इसका अनुपालन हम कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई शांति व्यवस्था भंग न हो। इसको लेकर के हमने बैठक की और हमने उनको बता दिया है कि किसी तरीके से उल्लंघन न होने पाए। साथ साथ में जो इसकी रेमेडी है उस पर भी बात हुई है। उसमें हम लोगों ने होटल एसोसिएशन, हॉस्टल और रेस्टोरेंट और जहाँ जहाँ पानी की ज़्यादा खपत है उनसे बात की है कि आप रिसाइकिल प्लांट अपना लें। शॉर्ट जो इस समय रेडीमेड रिसाइकिल प्लांट मिल रहे हैं, आप अपने लेवल पर उनको इंस्टॉल करवाएं। आप अपने यहाँ पानी की खपत कम करवाएं। कस्टमर के साथ जो है काउंसलिंग रखें। अपने जो लॉन्ड्री का वर्क है उसको भी किस तरीके से मिनिमाइज करना है उस पर भी काम करें। साथ साथ में आप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से जो है अपने यहाँ लगाएं, जिससे कि जब भी पानी हो आपको पानी की वो मिल सके। साथ साथ में हमने जल निगम से बात की है कि वो जो योजना पेयजल योजना है उसको नियत समय पे आप जो है पूर्ण करें, जिससे कि गर्मी में लोगों को इस तरीके से कमी से न जूझना पड़े। जल संस्थान की ओर से जो लीकेज है और जो बंद कोठियाँ पड़ी हुई हैं उनमें यदि पानी की सप्लाई है गिर रहा है, उस पर रेगुलेशन के लिए बात हो रही है। मेरे पास जो पानी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंगली पानी को रेगुलेट करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। बाकी इसके अतिरिक्त जो है पेयजल निगम से भी हमारी उम्मीदें हैं कि मार्च या अप्रैल तक जो है जो यमुना नदी से जो पेयजल योजना बन रही है तो वो भी बन जाएगी, तो फिर ऑलमोस्ट जो है फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लगभग कितने पानी की जरूरत है और कितना आप पे उपलब्ध है और कैसे सर्कुलेट करेंगे ये भी बताया गया। जो प्राकृतिक स्रोत है वो आप अपने अंडर लीजिए। नहीं, देखिए 14 mld की यहाँ पे डिमांड है और लगभग 7-7.5 mld के यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थोड़ा अभी तो मैं इतना पीक सीज़न भी नहीं आया है, लेकिन पीक सीज़न में थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं। तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि योजना बन जाएगी, उम्मीद हमें भी। और इसके अतिरिक्त एक दो जो हमारे पास नेचुरल सोर्स भी है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ से भी पानी दे देंगे। नहीं, प्राकृतिक स्रोत तो हैंडओवर का ऐसा कोई वैसे नहीं रहता, वो ऑलरेडी जो है उसका जो है राष्ट्रीयकरण हो रखा है सबका। तो वो वहाँ से आप पानी उठा ले के सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जहाँ से ज़रूरत होगी एज पर नॉर्म्स जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो ये माना जाए कि जो दिक्कतें आएंगी उसे कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, सॉर्ट आउट हो जाएगी। सर, एक ऑनरेबल एनजीटी में एक कंप्लेंट केस दायर हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को वहाँ से टैंकरों के माध्यम से लिया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और लेक इफेक्टेड का जो फौना एंड फ्लोरा इफेक्टेड हो रहा है। उस पर ऑनरेबल एनजीटी ने एक कमेटी बनाई और स्टडी की कमेटी ने, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वहाँ पे दी एनजीटी में उस फाइंडिंग्स को। तो उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि एक तो जो बाकी जो वाटर क्वालिटी की जो ग्रेड है वो डी ग्रेड का हो गया है, उसको वहाँ के जो सीवर कनेक्शन वगैरह की व्यवस्था उपलब्ध करवाए वहाँ पे जल संस्थान, और जिससे उसकी पानी की क्वालिटी इम्प्रूव हो। दूसरा, जो वहाँ अनकंट्रोल्ड टैंकर्स जो भरे जा रहे हैं उनको भी वहाँ पे प्रशासन उनको रोके, और यही डायरेक्शन हुए हैं। क्योंकि पेयजल सप्लाई करना एक उसके लिए अलग जल संस्थान विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए आराम से अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये अपने हिसाब से उसको देखेंगे और जहां इनको हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको सहयोग देंगे।
तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में जहां एक और लंबे समय से अवैध खनन अपनी चरम सीमा पर हो रहा है, तो वहीं सरकार का भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान खनन माफियाओं की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अवैध खनन रोकने के लिए की जा रही कर्मचारियों के साथ भी अब खनन माफिया अभद्रता करने के साथ ही जबरन वाहन छुड़ाकर ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। वन निगम के सहायक लॉन्गिंग अधिकारी हीरा सिंह अधिकारी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वे अपने कर्मचारियों के साथ कोसी नदी के कालू सिद्धि गेट पर अवैध खनन रोकने के लिए चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच उन्हें एक डंपर वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिससे उन्होंने रोकने का प्रयास किया। तो उनका ये आरोप है कि डंपर चालक ने उनके सरकारी वाहन पर डंपर चलाने का प्रयास कर दिया, लेकिन वाहन चालक ने सूझबूझ का परिचय देने के साथ ही सरकारी वाहन को उसमें बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले और बचा लिया। उनका ये आरोप है कि मौके पर डंपर चालक खनन से संबंधित कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा पाया, जिसके बाद कर्मचारी ने इस डंपर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच एक व्यक्ति ने वाहन को छुड़ाकर ले जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं अब इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में अल्मोड़ा जनपद में हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि अल्मोड़ा जनपद के मानीला इलाके की रहने वाली 60 वर्षीय महिला की तबीयत खराब हुई, तो परिजनों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले गए, लेकिन वहां महिला को दर्द से राहत देने के लिए एक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया। ऐसे में परिजनों ने महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला के पेट से 70 से अधिक पथरी निकाली गई। तो वहीं अब इस पूरे मामले को ग्रामीण का ये कहना है कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सही और बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है। विमला देवी नाम की महिला मेरे पास कल सुबह आई। महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पेट में भयंकर दर्द लेके आई। बच्चे उसके दिल्ली में कार्य करते हैं, इसलिए गांव वाले बेचारे उसको पैसा इकट्ठा करके लेके आए। वहाँ वो 3 दिन से पड़ी हुई थी, उसको दर्द का एक इंजेक्शन तक नहीं मिल पाया। जिस सामुदायिक भवन में गई वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया। खैर उसको यहाँ लाए, जब उसका लड़का आया उनका हमने इंतज़ार किया, तब तक हमने उसको इलाज किया। स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसका मुझे लगता है इस क्षेत्र का अब तक सबसे बड़ा पित्त का थैला मुझे निकालना पड़ा, जिसमें पूरे में मवाद भी भरा पड़ा था। बात ये नहीं कि ऑपरेशन किया या नहीं किया, क्या हुआ, मरीज़ तो ठीक है, सब बढ़िया है। सारी परेशानी ये है कि हम इन तरह के बुजुर्ग रोज़ देख रहे हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है और वो घर में पड़े रह जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए। सर, जो ऑपरेशन आपने किया है, आप कह रहे हैं कि पहला ऑपरेशन किया है, तो कितनी मतलब पथरी हैं उसको, क्या ऑपरेशन है? उसकी करीबन 70 से ज़्यादा पथरियाँ निकली हैं, जो एक पथरी 1 सेंटीमीटर से ऊपर है और पित्त का थैले की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है, जो कि अमूमन तौर पे 4 से 5 सेंटीमीटर। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।